हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आए वो रहेगा मैथ का। इसमें अभी हम लोग जो मैथ के जो क्लास कर रहे हैं इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और वैसे प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि पिछले साल यानी कि 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं दो क्लासों से। उससे पहले भी ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग साइंस, सोशल साइंस, मैथ का कर चुके हैं और मैथ का भी साथ साथ दो क्लास कर चुके हैं। तो यह संभवतः आज का तीसरा क्लास होगा इस 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप सबके लिए रहेगा काफी खास, काफी महत्वपूर्ण। तो रहेंगे बने हुए आखिर तक हमारे साथ, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इस तरह का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया समीकरण दिए गए, दो समीकरण दिए गए और उसे कहा गया वर्ज गुणनखंड विधि से निकाले x और y का वैल्यू, यानी कि हल करना है किस विधि से? वर्ज गुणनखंड विधि से, है ना। वर्ज गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। ये आपका दो चररैखिक समीकरण का क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके फिर आप उसको नोटबुक में नोट कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन आपका इस तरह से है, 7x माइनस में 2y इक्वल में आपका 3 है और है आपका वो दिया हुआ है 22x माइनस में आपका हो जाएगा 3y, कितना आपका 3y और इक्वल में कितना आपका है, तो वो है आपका कितना 16। ये आपका है दो समीकरण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ज गुणनखंड विधि रहे तो ये जो आपको बराबर के बाद जो दिख रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ जीरो रहना चाहिए। यानी कि जो 3 बराबर के उस पर है इसको लाएंगे अभी बराबर के पहले, और ये जो 16 बराबर के उस पर है इसको भी कर लेंगे बराबर के पहले। ठीक है, ऐसे इसको कई विधि है, लुप्तीकरण विधि है, प्रतिस्थापन विधि है आपका, और भी विधियां हैं इसमें। और यहाँ पे वर्ज गुणनखंड विधि नाम दे दिया कि वर्ज गुणनखंड विधि से निकालें, तो उसी विधि से निकालेंगे। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस में 2y माइनस में 3 इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। इसको सिर्फ पहले कर लिया, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22x माइनस में 3y माइनस में 16 इक्वल में कितना आपका 0, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा कितना सेकेंड। कुछ नहीं किया गया, बस 16 को बराबर के बाद था उसको पहले लिया है। यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाता। अब यहाँ से देखिएगा तो इसमें a होता, b होता और c होता। तो x के बगल वाला a कहलाएगा, y के बगल वाला b और बराबर के पहले वाला कहलाएगा आपका c। तो समीकरण 1 में a b c होगा और समीकरण 2 में भी a b c होगा। इस कंडीशन में हम लोग ऐसे कर सकते हैं a1 और a2, यानी कि ये आपका a पहला a कहलाएगा, ये भी तो आपका a है तो दूसरे समीकरण का, तो हम कहेंगे a2। ये आपका b1, ये b2, ये c1, ये c2। बस यही आपको समझना है, यहाँ पे जो लिखेंगे उसको समझना है, आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे हमें वर्ज गुणनखंड विधि सब विधि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है। बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बी, ठीक है, b1 b2, बी का होता है c1 c2, उसके बाद a1 a2 और फिर b पर लास्ट कर लेते हैं b1 b2। ये इसका फॉर्मेट होता है। देखिए b बीच से स्टार्ट करेंगे, b c फिर a और फिर b। देखिएगा b c a और b वही है, ये पहले समीकरण के लिए होगा, ये दूसरे समीकरण के लिए होगा। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। पहले ऊपर वाले को नीचे से गुना करेंगे, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे और इसको फिर इससे गुना करेंगे, अब बीच में माइनस का चिन्ह होता है। और फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना कर लेंगे और यहाँ पे आपका होता है x, ये होता है आपका y, ये होता है आपका 1। क्या होता है x y और 1। अब देखिए हम अंक लिखते हैं, क्या लिखते हैं अंक। तो b1 की बात कीजिएगा तो b1 आपका कितना, देखिए तो -2 है। b1 कितना आपका -2, कितना -2 है कि नहीं है। और आपका b2 कितना होगा, तो b2 होगा -3, कितना आपका -3 है।
चलिए फिर C1 की बात करें, C1 कितना आपका -3 है, C2 कितना आपका -16 है, फिर कहा A1 है ना, A1 कितना आपका 7 है, और A2 कितना आपका 22 है, और फिर B1 कितना है -2, और B2 कितना आपका -3। यहाँ भी आप एरो लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ऐसे बनाएगा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कंडीशन याद रखिएगा बी सी ए फिर बी, अब क्रॉस गुना कर लेंगे। अब यहां से देखिएगा क्रॉस कैसे गुना करेंगे, आपको पता होगा यहाँ पे क्या था x, यहाँ पे क्या आपका y, यहाँ पे क्या आपका 1 है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ पहले से x ने लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे x लिख लीजिए, आप बटा कर लीजिए, ठीक है। हम बताया पहले ऊपर को नीचे वाले से गुना कर, देखिए ऊपर में क्या आपका -2 है, तो -2 को किससे गुना कर देंगे, माइनस में 16 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 दुना कितना होता है आपका 32, ये कितना होगा आपका 32, उसका लगा दीजिएगा माइनस, फॉर्मूला है इसका। उसके बाद देखिए ये चारों को गुना करेंगे, फिर इस चारों को गुना करेंगे, फिर इस चारों को गुना करेंगे, यही सिस्टम है, चार चार अंक लेके एरो लेके, देखिए इस चारों, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये चारों हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये चारों हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दिए, आपका बचा आपका -3, और -3 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए तो x जो है, x वाला किन चारों से बना है, इसी चारों से बना है x वाला, देख सकते हैं आप, कर लिए। चलिए बीच में दीजिए बराबर का सिंबल, और लिखिए ऊपर में y का लिखेंगे, y लिखेंगे, अब बटा करेंगे, y किससे किससे बना, देखे तो इस चारों से बना है ना, तो पहले किससे गुना कीजिएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो -3 को 22 से गुना कीजिएगा तो माइनस में कितना होगा आपका 66 हो जाएगा, 22 तिहाई 66, और यहाँ तो प्लस है यहाँ तो माइनस है, फिर फॉर्मूला का होता है माइनस, तो माइनस कर लीजिए, और फिर -16 को 7 से गुना कीजिएगा, तो 16 सतह कितना होता, जल्दी से बताइए, तो 16 सतह कितना होता, ठीक है 16 सतह 112 है ना, 16 सतह कितना होता है 112, और लेकिन यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लिखे है, माइनस में 112 तो क्या होगा आपका प्लस में 112 हो जाएगा, ठीक है। 112 किस में हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका प्लस में 112, तो कैसे प्लस में हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला का माइनस अब -112, तो लगातार जब दो माइनस रहता है तो क्या होता है आपस में प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस में हो जाएगा 112, इतना हो गया, गुना कर लें चारों को, फिर बराबर दीजिएगा, और लिखेगा ऊपर में 1 का लिखेगा, 1 लिखेगा, बटा कीजिएगा, 1 किन चारों से बना है, इन चारों से बना है, फिर इसको गुना कर लीजिए, ऊपर वाले को नीचे वाले से पहले, 7 या 21, किसमें 21 होगा, माइनस में 21 हो जाएगा, माइनस में 21, फॉर्मूला का माइनस, इन दोनों को गुना कीजिए तो 22 दूना 44, माइनस में 44, ठीक है, माइनस है यहाँ प्लस है, 22 दूना 44 क्या होगा आपका माइनस में 44, तो यहाँ लिखिएगा -44, इसको क्या कहते हैं प्लस में कितना 44, क्योंकि एक और माइनस लिखिएगा, फिर लिखिएगा 44, तो फॉर्मूला का माइनस और -44 का माइनस मिलके आपस में क्या बन जाएगा आपका प्लस में 44 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आपका आंसर आ गया, x इक्वल में 32 में से आप 9 घटा दीजिएगा तो बच जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा आपका 23 बच जाएगा, बराबर है तो बराबर, y है तो y बटा 112 में से 66 घटा दीजिए, तो 12 में से आपका 6 जाएगा, 6 बचेगा, या बच जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 46 बच जाएगा आपका प्लस में, और यहाँ पे 1 बटा में 44 में से 21 घटा दीजिए तो 3 बचेगा, 23 बच जाएगा, है ना, 23 नहीं 13 बचेगा, दो, हाँ 23 बचेगा, ठीक है 23 ही बचेगा, 23, इस तरह से यहाँ पे तीनों बराबर हो गए। अब देखिएगा तो अचर मान तीनों आपस में क्या बराबर है, तो इसके बराबर यहाँ ले लेना अचर वाला, और फिर इसके बराबर इसको ले लेना, अब बारी बारी से x का वैल्यू भी निकल जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा, इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटा में 23, अब बराबर में लिख सकते हैं किसको 1 बटा में 23, ठीक है, और फिर इसको ऐसे क्रॉस करके लिख सकते हैं y बटा में कितना आपका 46, अब बराबर में 1 बटा, यानी कि 1 वाले को जो है ना x के बराबर भी कर लेना है, और 1 वाले को y के बराबर भी कर लेना है, क्योंकि वो अचर मान है, और अचर मान बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दे के चला जाएगा, अगर इन दोनों को बराबर रखिएगा तो x भी अटक जाएगा और y भी अटक जाएगा, लेकिन इस चूंकि तीनों बराबर है तो कोई भी किसी के बराबर हो सकता है। अब देखिए इसको इसे काट सकते हैं, बिल्कुल कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 1, और यहाँ भी काट सकते हैं, 23 से 23, 23 गुना 46, ठीक है ना, फिर कोना का गुना कीजिएगा तो y इकाई y, y को 1 y और 2 इकाई 2, ठीक है,
इसीलिए आप कह सकते हैं हल लिख के, हल जो आएगा आपका यानी कि आंसर जो आएगा 1,2 कितना आएगा आपका 1,2 आएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। x बराबर 1 और y बराबर 2, इसी को कहते हैं हम लोग बार्ज गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं इसको? बार्ज गुणनखंड विधि कहते हैं। वैसे तो इसको निकालने की, बनाने की कई विधियां हैं x और y निकालने की। अगर क्वेश्चन में कोई विधि का नाम नहीं दे, अका दे, इसको हल करें तो जैसे आपको आता हो लुप्तीकरण आता हो, प्रतिस्थापन विधि आता हो, विलोपन विधि आता हो, लिंग निर्णय लिंग अनुपात विधि आता हो, जैसे आता हो वैसे आप, या वर्ग गुणनखंड आता हो, जैसे आप बनाने की इच्छा हो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। तो जल्दी से सब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चलिए इसको कर देते हैं साफ। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं आखिर में कर देंगे, आखिर नहीं अभी कर दीजिए। ठीक है, और जो क्लास में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास होगा हर एक क्लास का नोटिफिकेशन उनको भी मिलेगा। इसके लिए आपको बेल आइकन भी ऑन करना पड़ेगा, तो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ ये हो गया आपका क्लियर। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में जो है उसको देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर होगा। देखिए एपी का क्वेश्चन है 12 नंबर, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया क्वेश्चन है। आपका कहता है एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9, क्या पद 7वां पद 1/9 है। चलिए देख लेते हैं, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम इसको करता नोट करते हुए चलते हैं। ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। ठीक है, ये आपका क्लीन हो गया। तो 7वां पद कितना, क्वेश्चन में कितना होगा आपका 12 होगा। चूंकि मान लीजिए सबसे पहले एपी का प्रथम पद है ना, प्रथम पद ए और सार्व अंतर कितना मान लेते हैं, सार्व अंतर मान लेते हैं डी है, सार्व अंतर डी है। ठीक है, इतना मान लिए। अब यहाँ पे बोला गया, इसीलिए एपी का क्या पद बोला गया, तो बोला गया आपका क्वेश्चन में 7वां पद 1/9, यानी कि A7 कितना होगा आपका 1/9 हो जाएगा। और जो बोला गया वो बोला गया आपका 9वां पद 1/7 है। A9 इक्वल कितना होगा 1/7। तो निकालना क्या हमें, तो निकालने के लिए जो कहा गया वो कहा गया 63वां पद क्या होगा, यानी कि A63, ये निकालना। ऐसे ही क्वेश्चन में दे सकता A7 1/9, A9 इक्वल में 1/7, तो A63 इक्वल में 1 क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल आसान तरीके से आपका निकल जाएगा। तो पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, पूरा हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे A7 चूंकि लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि A7 इक्वल में कितना 1/9 है। A7 को आप कितना लिख सकते हैं, तो A प्लस में 6D लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, A प्लस में 6D, A प्लस में 6D, है ना। इक्वल कितना होगा आपका 1/9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 1/9। इक्वेशन में कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। फिर जो है आपका फिर में क्या दिया हुआ है आपका, तो फिर दिया हुआ 9वां पद 1/7। तो 9वां पद का लिखिएगा आप, तो A प्लस में कितना 8D लिखिएगा, 8D लिखिएगा, इक्वल कितना होगा आपका 1/7 होगा ना। इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर लीजिए, तो A से A का होगा आपका घट जाएगा या कट जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इक्वेशन नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 6 से कीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह ये बन गया। अभी जैसे लुप्त, अभी हम लोग वर्ग गुणनखंड से बनाया, इसको लुप्तीकरण से एक पद को लुप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस यानी कि घटाओ समीकरण कितना 2। तो समीकरण 1 कितना है, A प्लस में आपका 6D इक्वल में 1/9 है। इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस में आपका 8D इक्वल में है आपका 1/7। बटा कीजिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस, देखिए ये कट जाएगा आपका। यानी कि हम इसको देख के, यानी कि इसको देख के हम डायरेक्ट माइनस कर दिए, गुना नहीं किए। यहाँ घटाइएगा 6D में से 8D घटेगा,
तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 2d। कितना बचेगा आपका 2d बचेगा। वो किस में बचेगा तो माइनस में बचा। किससे बचेगा वो माइनस में बचेगा। और 1/9 में से 1/7 को माइनस कीजिएगा तो लिख देते हैं 1/9 माइनस में 1/7। ये ना करना पड़ेगा। 1/9 में से 1/7 को घटाना पड़ेगा तो लिख दिया घटाओ में -2d इक्वल में, या घटाइएगा तो भिन्न का घटा होगा 9 7 नमा 63 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 9 7 63 60 हो जाएगा। यहाँ पे 7 9 9 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा -2d इक्वल में -2 और बट्टा हो जाएगा ये 63। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो आपका d का जो वैल्यू निकल के आएगा 1/63 निकल के आएगा। d का वैल्यू कितना निकल गया 1/63। सिंपल है क्वेश्चन। बस यहाँ से -2d बचेगा 1/9 और यहाँ का आपका 1/-7 है, उसको यहाँ कर दिए। और यहाँ क्या करेंगे दोनों को भिन्न का घटाव कर देंगे। घटाव कैसे ही करेंगे तो 7 में से आपका 9 घट के -2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो d का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/63 निकल के आएगा। ठीक है, फिर हम कहा निकालेंगे a का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो a का वैल्यू और d का वैल्यू निकालना होता। a और d निकल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे d का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 है। a प्लस में कितना आपका है 6d इक्वल में आपका कितना है 1/9। तो देखिए a प्लस में 6 और d का वैल्यू 1/63 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल 1/9। तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, दोनों में 3 से कट जाएगा। 3 से काटिएगा ना तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 इकाई 3 21 वाला कट जाएगा। ठीक है, यानी कि a प्लस में 2/21 बराबर कितना आपका 9 है। इसको उस पर सॉरी 1/9 है, 1/9। ठीक, फिर क्या करेंगे यहां से हम इसको उस पर ले चलते हैं। a बराबर क्या होगा आपका a बराबर 1/9 और माइनस में जाएगा 2 बटा कितना आपका 21 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा दोनों का, तो दोनों का एलसीएम होगा, एलसीएम ले लीजिए दोनों का। तो आपको 3 से लगेगा तो 3 3 9 और 3 7 21 ये रह जाएगा। तो 3 3 9 9 63 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 9 7 63 7 इकाई 7 माइनस 21 63 3 3 दूना 6, यानी कि a बराबर कितना निकलेगा ये भी निकल के आएगा 1/63। a का वैल्यू भी कितना निकल गया आपका 1/63 निकल गया। और d का वैल्यू भी कितना निकल गया था वो भी निकल गया था 1/63। तो हमें निकालना क्या है तो निकालना है हमें 63वां पद। 63वें नंबर पे क्या आएगा उसको निकालना। देखिए निकल के आ गया आपका, समझिए तो आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसीलिए a63 इक्वल में, तो इसको क्या लिखिएगा आप तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं क्या, बहुत क्लियर तरीके से बता देंगे तो अच्छा रहेगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं a63 इक्वल में a प्लस में कितना लिखिएगा आपका 62d। क्या लिखिएगा एक काम करके लिखते हैं। तो a का वैल्यू कितना 1/63 और प्लस ये जगह 62 और गुना में 1 कितना 63। तो आपका हो जाएगा 1/63 और गुना कीजिए तो ये जगह आपका कितना प्लस में 62 और बट्टा में आपका हो जाएगा 63। भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो एलसीएम 63। तो आपका हो जाएगा 63 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 63 से 63 कैंसिल 1 और प्लस हो जाएगा आपका 62 कितना हो जाएगा आपका 63 ना। तो यहाँ पे जो एक आपको निकल के आया 63वां पद जो निकल के आया वो कितना निकल गया आपका 1 निकल के आएगा। कितना, बस यहाँ पे दोनों का वैल्यू रख देना है समीकरण इसमें a प्लस 62d में a का वैल्यू और d का वैल्यू। और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आया भिन्न का जोड़ हो जाएगा। 62 को 1 से गुना कर दिए 62 और कितना निकल के आपका 1 निकल के आ जाएगा। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस जितनी बार कीजिएगा उतनी बार जो है ना क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता चला जाता है। जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी बार क्वेश्चन क्या होगा बिल्कुल इजी होता चला जाता है। तो बस प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसानी लगेगा, बहुत आसान लगेगा आपको।
चलिए तो अब हम इसको साफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, इसी पे आधारित है। 2020 का क्वेश्चन है और भी जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, पिछले वर्षों का जो भी एग्जाम पूछा गया, सब क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे बारी बारी से। ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव बताएंगे। तो जो क्लास में देरी से आए हैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो नए होंगे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है आपका, ठीक है। तो बस आप लोग लगातार बने रहेंगे और क्लास के टाइम में कुछ बदलाव हुआ था जैसा कि आपको पता होगा। फिर अपने नियमित समय से आज क्लास चल रहा, जो कि शाम के 6 बजे से क्लास प्रत्येक दिन आपको मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको क्लास शाम के 6 बजे से यहाँ मिल जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो, या किसी लैंग्वेज पेपर का हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, ठीक है, सबका क्लास आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए जो अब जो बारी है वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 की। तो चलिए हम 13 नंबर भी लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, उसको भी देख लेते हैं। आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कहा गया द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना, जैसा कह दे वैसे ही करना होता है। द्विघात समीकरण का प्रयोग करना है और 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल में 0 का हल ज्ञात करना है या मूल ज्ञात करना है। मूल भी कह सकता है क्योंकि द्विघात समीकरण के आंसर को मूल कहते हैं। और प्रयोग किसका करना है? द्विघात सूत्र का प्रयोग करना, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि हम इसको लिख लेते हैं, जो समीकरण आपका दिया गया है। तो समीकरण जो है आपका 3x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल में 0 है, ठीक है। और द्विघात सूत्र कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a को, है ना। इसको सीधी धाराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं। हम पूरा ये द्विघात समीकरण चैप्टर ही है, इसको या तो आप पूर्ण वर्ग करके बना सकते हैं, या गुणनखंड करके बना सकते हैं, या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बना। 3 विधियां हैं आपको पढ़ने इसमें। द्विघात से बनाइएगा तो ए बी सी पहले लिख लीजिए। ए का वैल्यू कितना होगा आपका 3 होगा, मानक रूप में आपको पढ़े होंगे ax² प्लस bx प्लस c। b का वैल्यू कितना -4, c का वैल्यू -1। निकाल लीजिए d, जिसको कहते हैं हम लोग विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक या डायमेंशन। फॉर्मूला होता है इसका b² माइनस 4ac। क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। सबका वैल्यू रख दीजिए। b का वैल्यू कितना -4 है, -4 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना आपका 3, c का वैल्यू कितना -1, ठीक है। चिन्ह के साथ यहाँ पे अंक रखना है। -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका 16 प्लस में होगा, ठीक है। गुना कीजिएगा यहाँ तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा। 1 यानी कि 4 3 12, कहीं 12 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 6 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 1 2, ठीक है, 28। तो डी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? वो आएगा 28। कितना निकल के आएगा आपका? 28 निकल के आया। अगर ये पूछता इसका मूल बताना है, मूल का अस्तित्व हो तो बिल्कुल मूल होगा इसका, वो वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान। हम सब पूरा कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। जो नए होंगे पीछे देख लीजिएगा क्लास, आपको सब क्लास मिल जाएगा, ठीक है, पूरा कंसेप्ट के साथ। और लगातार अभी से ही बने रहेंगे तो हम हमेशा बताते हैं। इसीलिए यहाँ पे निकालिए मूल, ठीक है, मूल निकालिए या हल निकालिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। और इसी फॉर्मूला को कहते हैं द्विघात फॉर्मूला। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का हल निकालने का फॉर्मूला या सीधी धाराचार्य का फॉर्मूला। अब सब पे मान रख दीजिए, सब पे मान रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला से माइनस और b का वैल्यू कितना -4 है, तो फिर लिखिएगा ऐसे -4, डबल डबल माइनस होगा। एक फॉर्मूला का माइनस, एक b का -4, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है आपका 28 आया है अपॉन 2, और a का वैल्यू कितना आपका? वो है आपका 3, ठीक है।
बराबर दे देंगे बटा के सामने। चलिए ठीक है, इतना ए का वैल्यू कितना 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, कितना होगा आपका प्लस 4 प्लस माइनस, ये जो आपको 28 दिख रहा है ना रूट के अंदर, वो 28 रूट के अंदर नहीं रहेगा। कैसे क्यों नहीं रहेगा देखिए यहाँ पर समझिएगा। आप 28 को 4 गुना 7 लिख सकते हैं क्या? 4 गुना 7 मतलब क्या होता है आपका 28, यानी कि 28 होता है। 4 गुना 7 मतलब 28। अभी 4 कभी भी रूट के अंदर नहीं रहेगा, बाहर निकल के 2 बन जाएगा और अंदर का रह जाएगा आपका 7, यानी कि 2 रूट 7 आप 28 को बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए 2 रूट 7, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 2 तिहाई कितना आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना 2 तिहाई 6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 2 वैल्यू निकलता है, चूंकि द्विघात समीकरण में कितने आंसर होते हैं, तो 2 बार आंसर निकलते हैं। कितने आंसर निकलते हैं? 2 बार आंसर निकलते हैं। एक बार आंसर को कहते हैं हम लोग अल्फा और दूसरे बार कहते हैं हम लोग बीटा। तो यहाँ पे हम लोग कर लीजिए, अल्फा पहले निकाल लेते हैं, फिर बीटा भी निकाल लेंगे। इसीलिए अल्फा निकालिए, तो अल्फा में क्या करेंगे, यहाँ प्लस वाले को, दोनों प्लस भी और माइनस भी है, तो प्लस लेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे। तो अभी ले लेंगे प्लस, तो 4 प्लस में हो जाएगा 2 रूट 7 बट्टा में कितना आपका 6, अब क्रॉस करके बगल में ही निकाल लेते हैं। बीटा में क्या करेंगे 4 और माइनस में 2 रूट 7 बट्टा में, यानी कि जो प्लस और माइनस जो साथ में है ना, प्लस और माइनस जो साथ में है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं और दूसरी बार आपका माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है, ऐसे आप काट नहीं सकते हैं। 2 से 6 गुना में करता है, जोड़ घटाव में नहीं करता है। तो दोनों में आपका 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2 यहाँ बच जाएगा, ये प्लस बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका, या एक ही साथ में आप काट सकते थे, रूट 7 बच जाएगा, बटा कितना आपका है 6 है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी 2 कॉमन लीजिएगा, तो 2 अब माइनस 2 माइनस रूट 7 बटा कितना जाएगा आपका 6 बच जाएगा। काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, ये भी आपका 3 बार में कट जाएगा। आपका जो आंसर आएगा ये जो है ये, अब वो दोनों आंसर कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस में रूट 7 बट्टा में 3 और कॉमा करके कर लीजिए आप 2 माइनस में रूट 7 बट्टा में 3 ब्रैकेट में कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए आंसर। या आप इस आंसर को जो है ना यहीं पे आप क्या कर सकते थे, कॉमन यहीं पर ले सकते थे और प्लस माइनस में ही आंसर छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्लस में जुड़ के कुछ और बन जाएगा, माइनस में कुछ और बन जाएगा, कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइनस का चिन्ह रहेगा। जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो अंक यहाँ आ रहा है वही अंक यहाँ आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे का सिर्फ माइनस है, तो यहाँ पे भी कॉमन लेके आप काट सकते थे। ठीक है, कॉमन लेके काट सकते थे, आंसर प्लस माइनस में छोड़ सकते थे। अगर अलग अलग भी कर लीजिएगा तो और बेहतर है, यानी कि पूरा आपका क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर जो आने वाला है, यानी कि ये जो समीकरण द्विघात समीकरण था, इसके जो मूल आएगा यानी कि हल जो आएगा वो 2 प्लस रूट 7 बाई 3 और 2 माइनस में रूट 7 बाई 3, यही इसका आंसर आएगा। चलिए इतना क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, तो इसको पहले कर देते हैं साफ, है ना, इसको साफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन। तो बस आप लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक सीखेंगे, जिनको आता है वो सॉल्व करते रहेंगे, कमेंट में बताते रहेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आपको कंसेप्ट के साथ हम बता रहे हैं, आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा कंडीशन है, छोटा मोटा कंडीशन समझिए कि आपको क्लास में पूरा बने रहना है और ध्यान पूर्वक बने रहना है। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, तो बिल्कुल आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे बस कुछ क्षण में पहुंच जाएगा, यानी कि आ जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने होगा, कहा गया पे सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ये हर साल आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर दिखेगा और हर साल आता भी है क्वेश्चन में। क्या बोला गया, सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, वो हमें सिद्ध करनी है। तो चलो यहाँ पे हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14 पहले लिख लेते हैं। क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करें कि रूट 2 का एक अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय, ये भी आपका पहला ही चैप्टर है। ठीक है, ये आपको लाना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट मान लेते हैं। तो अपरिमेय का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, आपका परिमेय होता है।
क्या होता है अपरिमेय का अपोजिट? अपरिमेय का अपोजिट परिमेय होता है। पहले चलिए सब मान लेता है, ठीक है। देखिए माना कि √2 एक वो क्या आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और जब कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। p बटा q के रूप में जो लिखी जाएगी उसको परिमेय कहेंगे। अब ये आपका परिमेय मान लिए हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं √2 इक्वल में p बाई q, क्योंकि ये परिमेय है आपका। अभी क्या है? परिमेय है। जब हम मान लिया है तो इसको p बटा q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। और इसके बटा कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस गुना कर लीजिए तो p इक्वल हो जाएगा आपका q √2। कितना होगा आपका? क्रॉस जैसे ही गुना कीजिएगा इतना हो जाएगा। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसी पे कुछ चर्चा लिखेंगे और आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा तो p और q की बात कीजिएगा तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी कि कोई भी गिनती की संख्या हो सकती है, वो चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में p एवं q कोई क्या है आपका पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। समीकरण 2 में p एवं q कोई पूर्णांक है एवं q√2 में, ठीक है। अब कोई भी पूर्णांक तो आपका पूर्णांक संख्या हो तो अपरिमेय होगा नहीं, लेकिन बात कीजिए जब q√2 में तो q का परिमेय है और √2 का आपका अपरिमेय। q√2 में q परिमेय है क्योंकि वो पूर्णांक है, परिमेय, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसीलिए आपका जो है q√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या होगी। इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। अगर कारण लिखना है तो कारण लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्योंकि परिमेय गुना अपरिमेय बराबर जो है आपका वो होता है आपका अपरिमेय, ठीक है ना। ये बराबर है, इक्वल है आपका। एक परिमेय संख्या रहे दूसरा अपरिमेय संख्या रहे, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में, चाहे वो गुना में चाहे वो हो भाग में, ठीक है। पूरा फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका अपरिमेय में आएगा। किसमें आएगा? आपका अपरिमेय में आएगा, इसलिए अपरिमेय हो गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 जो है समीकरण 2 का विरोध करती है, यानी कि अपोजिट है। हम माने थे कि √2 क्या परिमेय है, क्या माने थे? √2 परिमेय है, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पे मेरा निकल के कि q√2 जो है ना वो अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय आ रहा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 समीकरण 1 का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। हो गया, प्रूव कर दीजिएगा। ये भी लिख सकते हैं कि हमारा मानना क्या है? गलत है, हमारा मानना गलत है। समीकरण 3 समीकरण 1 का विरोध करती है, इसीलिए आपका जो है √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और फाइनल आंसर यानी कि प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल जब भी उठा के देख लीजिए क्वेश्चन को, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट का हो चाहे इवनिंग शिफ्ट का हो, आपको क्वेश्चन दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको √2 ही दिखेगा, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 1 बाई करके प्लस वाला भी होता है, वो भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ से क्वेश्चन होता ही है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए इतना क्लियर है, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर हम एक क्लास में देखें उतना हमारे लिए क्या होगा? फायदा होगा, हमारा जो तैयारी है और अच्छे से मजबूत होती चली जाएगी। इसको भी हम यहाँ से साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो फिर हम लोग अगले क्लास में जो क्वेश्चन बचेगा उसको देख लेंगे, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लास कर लेंगे हम लोग।
तो इसको फिलहाल हम साफ कर देते हैं। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास में आखिर तक बने रहेंगे, और जो क्वेश्चन छूट गया हो क्लास एंड होने के बाद दोबारा जरूर रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी खास क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर, जो कि समांतर श्रेणी, कहाँ से क्या क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, वो भी काफी वीवीआई चैप्टर है आपका। ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे भी जाते हैं। इसमें बोला गया यहाँ पे, यदि बिंदु x और y, क्वेश्चन तो आपके सामने होगा ही, यदि बिंदु, चलिए पहले नंबर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। बोला गया यदि x, y जो है बिंदुओं 6, -1 और 2, 3 से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ कौन है, x, y। क्या बोला, x, y जो है दो बिंदु दिया गया उससे समदूरस्थ है, तो समान दूरी पे कौन होगा, तो वो होगा आपका x, y। समदूरस्थ मतलब समझ ही रहे हैं, आपको हम बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। जिससे बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे, वहां पे देखिए 3 उंगली है आपका, हम कह सकते हैं कि तीनों उंगली में जो समदूरस्थ है वो कौन है, बीच वाली उंगली में समान दूरी पे होगी। इसका मतलब यह है कि ये उंगली या ये उंगली के बीच की दूरी या दोनों उंगली के बीच की दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। बस यही फॉर्मूला लगाना है, दूरी फॉर्मूला। आपका आंसर यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा गया कि साबित करके दिखलाइए कि x - y बराबर 3 आना चाहिए, x - y इक्वल में 3 आना चाहिए, और वही निकल के आपका आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे एक लाइनिंग खींचते हैं, ये रहा आपका लाइनिंग, और समदूरस्थ जो है वो कौन है, x, y। x, y को क्या रखिएगा, बीच में रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर रखिए। चलिए x, y मतलब दोनों के समान दूरी पे। ये जो बिंदु है ना, इसको रख लेता, नाम लिख लेते हैं ए पी, ठीक है। अब पहला बिंदु क्या है उसका देख बोले तो, पहला बिंदु है आपका 6, -1, 6, -1, और आपका सेकेंड बिंदु जो है वो आपका 2, 3। अब बोला गया था कि ये बिंदु से जो है ना P वाला समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ जो रहता है वो बीच में रहता है, ठीक है। और जो बीच में रहता है वो पहले से और दूसरे से दूरी क्या होती है, आपस में बराबर रहती है। यानी कि A से लेके P तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे, माना कि बिंदु का तो नाम नहीं बोला गया था, A, बिंदु P जो है, बिंदु P क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P मतलब x, y, बिंदु P, है ना, बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ। क्या माने यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे कि माना कि बिंदु P मतलब x, y, बिंदुओं किसे किसे A और B से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसीलिए AP की दूरी और इक्वल हो जाएगा आपका PB की दूरी, ठीक है। इतना A से लेके P तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और दूरी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 4 गुना समय नहीं, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये जो कि हमको यहाँ पे दूरी में पढ़ना है। तो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला 2 से स्टार्ट भी होता है, 1 में भी लास्ट करता है, x2 - x1 भी होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखेगा तो इसका ये फॉर्मूला वही होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों जगह रूट है, रूट से रूट कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो गया रूट से रूट। यहाँ x1 बात किसकी किस में होगी, A और P में होगी। आगे मत बढ़िएगा, A को देखेंगे और P को देखेंगे। अब बोलिएगा तो A में पहला बिंदु कौन है, तो आपका 6 है, तो 6 लिख लीजिए यहाँ पे, माइनस x2 कौन होगा, तो दूसरा बिंदु A और P न है, तो पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ, तो दूसरा का x कौन होगा आपका, वो x खुद है, x, इसका क्या होगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस y1 कितना आपका -1 है, -1, और फिर आपका होता है बीच में माइनस, y2 कितना आपका है, तो खुद y है, तो y का होल स्क्वायर। क्लियर इतना।
तो यहाँ देख लीजिएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बिंदु इसको और इसको देखना था, इक्वल है पीछे तो इक्वल। यहाँ देखिएगा किसको, यहाँ देखिए आपको x1, यहाँ पर देखिएगा आपको किसमें p और b, किसकी किसकी बात करेंगे, किसकी दूरी की, p और b की दूरी की बात करेंगे। तो p यहाँ है और b यहाँ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 यहाँ पे कौन होगा x, p और b है, और x2 कौन होगा आपका 2 होगा, यानी कि हर ब्रैकेट का पहला अंक जो होता है वो x का रहता है, डबल ब्रैकेट और डबल x होगा, यानी कि x1 और x2। आप प्लस y1 कितना होगा y, माइनस x2 कितना होगा, y2 कितना होगा आपका होगा 3, इसका भी होल स्क्वायर। रूट का तो काम खत्म पहले ही हो गया। अब यहाँ से जो है ना हर जगह आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे a माइनस बी का, चारों में आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, या आप बीच में इसको बाद में इसको भी ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab जब कीजिएगा तो 2 छक 12 x हो जाएगा, 12 x हो जाएगा। प्लस है बीच में तो प्लस a स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर y स्क्वायर, अब माइनस 2ab कीजिएगा तो माइनस, देखिए माइनस 2, a का वैल्यू माइनस a का, b का वैल्यू कितना आपका y, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका यहाँ बराबर है तो बराबर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 भी कीजिए तो माइनस 2 मतलब 2x और 2 गुना कीजिए तो माइनस 4x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 भी कीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस में 6x, माइनस में 6y, सॉरी माइनस में 6y हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कटने वाला होगा तो काट लीजिए, कुछ घटने वाला होगा तो घटा दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, ये आपका कट जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे है, वाई स्क्वायर प्लस में यहाँ पे, चूंकि बीच में बराबर है, जैसे ही उसको इस पर लाइएगा ना तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, इस पर आने के बाद क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाला क्या होगा प्लस में वो कैंसिल कर देगा, है ना। और भी कुछ कटने वाला है, देखिए तो अब जो बचा है ना उस पार सबको ले आते हैं इस पार। उससे पहले यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं, पहले एक्स वाले को लिख लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे एक्स वाला लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। तो ये जो है ना यहाँ पे देखिए माइनस में 12x है प्लस में 2y, उसको लिख लीजिए माइनस में 12x और प्लस में कितना आपका है 2y है, और एक प्लस में और 36 प्लस में, तो प्लस में कितना होगा आपका 37 हो जाएगा। उसको इस पर लाइए तो पहले x वाले को लिख लेते तो माइनस में 4x है, तो इस पर आने के बाद क्या होगा प्लस में आपका 4x हो जाएगा। 6y माइनस में इस पर लगेगा तो हो जाएगा प्लस में आपका कितना है 6y, और गिनती वाला 4 यहाँ है और 9 यहाँ, दोनों प्लस में 9 4 13, 13 प्लस में होगा, इस पर आने का होगा माइनस में 13 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब देखिए एक्स एक्स वाले को देखिए माइनस में 16x अब प्लस में 4x, 4 में से 12 घटाइएगा, सॉरी 12x है, 4x में से 12x घटाइएगा तो माइनस बचेगा आपका 8x, 2y और 6y प्लस में कितना होगा आपका 8y हो जाएगा। और 37 में से 13 घटाइए तो प्लस में ही रिजल्ट आने वाला है, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो 3 में से अब 2 हो जाएगा 24 बचेगा, और में क्या आपका 0। देखिए तो चारों में सॉरी तीनों में जो है वो 8 से भाग लग रहा है, इसमें भी 8 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है और इसमें भी 8 से भाग लग रहा है। तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, वो कितना लेंगे -8 लेंगे, क्योंकि आगे लगा हुआ है माइनस, ठीक है। जो यहाँ पर चिन्ह जो होता है वही लेते हैं। अब देखिए -8 को -8 से भाग कीजिए तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ पे माइनस को प्लस से भाग कीजिएगा, माइनस 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा आपका 12 y बचा सिर्फ, माइनस को प्लस से भाग किया माइनस 8 3 24, बराबर में क्या होगा आपका 0। इस पर आप यहाँ देख पर भेज दीजिए तो पूरा के गुना में ना है ये, उस पर जाकर होगा उसके भाग में, यानी कि आपका हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 बटा -8, ठीक है 0 बटा, ये आपका फिर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0, और फिर 3 को उस पर भेजिएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, यही तो लाना था, यही हो गया आपका प्रूफ, है ना। क्वेश्चन में आप पहले देख लिए होंगे x माइनस वाई इक्वल में 3 लाना था, कितना लाना था x माइनस वाई इक्वल में 3 लाना था, यही आपका निकल के आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको खूब अच्छा लगा होगा और खूब अच्छे से समझ में भी आया होगा।
तो जो क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग आज के क्लास में इतना ही सीखने वाले हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, है ना, क्योंकि बारी बारी से हर एक क्लास में सीखना है। तो जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तभी जब आप बेल आइकन दबाए रहेंगे, और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।